ये एक सच्ची कहानी है। ये कहानी है सर्वाइवल की। ये कहानी है ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ाई की। ये कहानी शुरू होती है सन 1942 से, जब अमेरिका ने जापान के पर्ल हार्बर पर अटैक किया और इसके बाद अमेरिका भी वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हो गया। अब वह किसी भी कीमत पर जापान से बदला लेना चाहता था, इसलिए अमेरिकी नेवी के बहुत सारे टॉर्पीडो और कई सारे बॉम्बर एयरक्राफ्ट साउथ पैसिफिक समुद्र के अंदर जितने भी जापानी पनडुब्बियां थी उन्हें नष्ट करने के लिए उड़ चली। इसी में एक एयरक्राफ्ट होता है जिसमें 3 लोग होते हैं, पायलट हैरल, बॉम्बार्डियर यानी कि बम फेंकने वाला टोनी और रेडियो मैन जीन। और जब ये वापस आ रहे होते हैं तभी आसमान में बादलों के ऊपर होते हैं और ये अपना रास्ता भूल जाते हैं। इनका फ्यूल टैंक भी धीरे धीरे खाली हो रहा है। जीन रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करता है ताकि उसे रास्ता पता चल सके, लेकिन सिग्नल क्लियर नहीं होते इसलिए इनको रास्ता पता नहीं चल पाता। वो बार बार कोशिश करता है लेकिन तभी उसे एकदम से रेडियो पर जापानीज की आवाज आती है। अब वह रेडियो से तार निकाल देता है और मोर्स कोड के जरिए संदेश भेजता है, लेकिन इनका फ्यूल कम हो रहा होता है इसलिए इनका पायलट बोलता है कि तुम्हें कनेक्शन दोबारा से जोड़ना होगा। जीन दोबारा से कोशिश करता है लेकिन इनका संपर्क फिर भी नहीं हो पाता। अब हैरल्ड के पास इस विशाल समुद्र के अंदर इमरजेंसी लैंडिंग करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब हैरल्ड अपने साथियों से बोलता है कि जितना भी जरूरी सामान है वो उठा लो, क्योंकि अब हमें यहाँ पर समुद्र के अंदर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी क्योंकि पेट्रोल खत्म होने वाला है। और वह अब उस विशाल समुद्र में लैंडिंग करते हैं। लैंडिंग करने के बाद हैरल्ड की तो बेल्ट खुल जाती है लेकिन टोनी और जीन की बेल्ट नहीं खुलती और अब वह एयरक्राफ्ट के साथ डूबना शुरू हो जाते हैं और वह बहुत नीचे चले जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वह बिल्कुल ही डूब जाते उनकी बेल्ट खुल जाती है और वो समुद्र की सतह पर आ जाते हैं। अब वह वहां पर आ जाते हैं जहां पर हैरल्ड है। इनके पास एयरबोट होती है। ये तीनों एयरबोट पर बैठ जाते हैं लेकिन इनके पास अब ना कुछ खाने के लिए है ना ही पीने के लिए पानी है। अब ये पूरी तरह इस समुद्र में फंस चुके हैं जिसका दूर दूर तक कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन इन्हें पूरा यकीन है कि यहाँ पर जल्द ही यूएस नेवी या फिर यूएस एयरफोर्स से इन्हें बचाने के लिए कोई न कहीं जरूर आएगा और ऐसा होता भी है। ऊपर आसमान में एक यूएस एयरफोर्स का विमान आ रहा होता है। विमान को देखते ही जीन कहता है कि पानी में पैराशूट खोल दो ताकि वो एयरप्लेन उस पैराशूट को देख सके और उनको पता चले कि ये तीनों यहाँ पर है, क्योंकि जो इनकी एयरबोट होती है वह इतनी छोटी है कि उतनी ऊंचाई से इनकी एयरबोट को नहीं देखा जा सकता। पर इनके पास पैराशूट नहीं होता, वह समुद्र में एयरक्राफ्ट के साथ डूब चुका होता है और ना ही इनके पास फ्लेयर गन होती है जिससे यह जलाकर इशारा दे सके कि ये यहाँ पर है। ये तीनों अपनी लाइफ जैकेट निकालते हैं और इसे हिलाना शुरू कर देते हैं, साथ ही चिल्लाते भी है। लेकिन वह एयरक्राफ्ट इतनी दूर होता है कि वह इन्हें नहीं देख पाता और वो वापस लौट जाता है। हैरल्ड जो इनका पायलट होता है वो इन्हें कहता है कि ये हमें यहाँ पर बचाने आए थे, अब ये दोबारा ढूंढने नहीं आएंगे, हमारे पास यही आखिरी मौका था। लेकिन टोनी यहाँ पर कहता है कि इतने बड़े समुद्र में ये हमें ऐसे ढूंढने नहीं आएंगे। अब हैरल्ड कहता है कि वह हमें यहाँ पर बार बार ढूंढने के लिए नहीं आएंगे, यानी कि अब इन्हें यहाँ से खुद ही किसी न किसी तरह से निकलना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं हैरल्ड जो इन सब में सीनियर है वह जानता है कि ये सब के सब यहाँ पर फंस चुके हैं। वह कहता है कि अपने जूते उतार दो क्योंकि यह सफर बहुत लंबा होने वाला है। अब ये तीनों अपने जूते निकाल लेते हैं, लेकिन इनकी जो एयरबोट है वह इतनी छोटी है कि उस पर सामान रखने की जरा सी भी जगह नहीं होती। हैरल्ड कहता है कि हमें अपने जूते समुद्र में फेंकने होंगे। टोनी और जीन अपने जूते समुद्र में फेंक लेते हैं लेकिन हैरल्ड अपने जूते नहीं फेंकता। यह देखकर वह दोनों हैरान हो जाते हैं। जीन कहता है कि आपने अपने जूते क्यों नहीं फेंके। वह कहता है कि अगर हमें जमीन मिल गई तो हम में से किसी एक को चलना होगा, इसलिए हमें एक जूतों का पेड़ बचा के रखना होगा। और इस तरह से इनका पहला दिन निकल जाता है बिना खाने के और बिना पानी के। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर इतनी जगह नहीं होती कि ये तीनों साथ मिलकर सो सके, मतलब एक साथ एक टाइम पे सो सके, इसलिए ये एक एक करके सोते हैं। रात को एकदम से हैरल्ड पूछता है तुम में से किसी ने पानी पीना है। टोनी और जीन उसको हैरानी से देखते हैं। इसके बाद हैरल्ड अपने जूते में यूरिन करता है और वो उस यूरिन को पी जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि यहाँ पर पानी जरा सा भी नहीं मिलना पीने के लिए। अगली सुबह हैरल्ड इन सबको बताता है कि हम समुद्र में फंस चुके हैं और अब हम हवाई की तरफ जा रहे हैं जो यहाँ से लगभग 1900 माइल्स दूर है और हमारे जो पीछे है वो साउथ अमेरिका है जो यहाँ से 6000 माइल्स दूर है। हैरल्ड एक पायलट है इसलिए उसे जगह और दिशाओं का अच्छा खासा अंदाजा होता है। वो कहता है कि अगर हम इसी तरह से चलते रहे तो हम कुछ ही हफ्तों में पहुंच जाएंगे। ये सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। टोनी कहता है कि अगर हम पहुंच भी गए तो उससे पहले ही हम भूख और प्यास से मर जाएंगे।
जीन कहता है कि यहाँ पानी में बहुत सारी मछलियां हैं, हमें कुछ करना होगा। अब इनके पास थोड़ा सा जो सामान होता है उसमें एक गन की मैगजीन भी होती है और गन की मैगजीन के अंदर स्प्रिंग होता है। ये उस स्प्रिंग से मछली पकड़ने का कांटा बना लेते हैं और उस कांटे को पानी में डालते हैं और तभी उनके कांटे में कुछ फंस जाता है और जब वह उसे खींचने की कोशिश करते हैं तो रस्सी टूट जाती है और उसमें कांटा भी नहीं होता। जीन कहता है कि समुद्र में कोई हमसे भी ज्यादा भूखा है। हालांकि ये समुद्र के बीचों बीच पानी के अंदर है, लेकिन यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है। अब जीन एकदम से पानी में कूद जाता है और कहता है कि अब मैं और गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये देखकर टोनी भी पानी में कूदने ही लगता है कि हैरल्ड उससे कहता है कि मैंने सुना है कि पानी में शार्क भी है। ये सुनकर टोनी वहीं रुक जाता है और जैसे ही ये बात जीन को पता चलती है, जीन भी जल्दी से वापस एयरबोट के अंदर आ जाता है। इसका मतलब ये तीनों पानी के अंदर भी नहीं जा सकते। धीरे धीरे वक्त बीतता है और इन्हें अब आज एयरबोट पर 5 दिन हो गए हैं, यानी कि इन्होंने ना ही 5 दिनों से कुछ खाया है और ना ही एक बूंद पानी पिया है। इसी वजह से ये तीनों बहुत कमजोर हो जाते हैं और जब टोनी बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वह समुद्र का पानी पीने लगता है, लेकिन हैरल्ड उसे रोक लेता है। वह कहता है कि यह पानी तुम्हारे शरीर को और भी सुखा देगा। दरअसल यहाँ पर इन सबके फंसने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हैरल्ड, जो इनका पायलट होता है, वह वेस्ट की तरफ जा रहा होता है और वह जीन से कंफर्मेशन मांगता है कि क्या हम सही जा रहे हैं और रेडियो पर जीन को बताया जाता है कि तुम्हें ईस्ट जाना है। इसी वजह से वह रास्ता खो देते हैं और पेट्रोल खत्म होने की वजह से अब ये समुद्र में फंस चुके हैं। अब अचानक से हैरल्ड को याद आता है कि उसके शर्ट में पेंसिल है। वो इससे बहुत खुश हो जाता है। वह पेंसिल को निकालता है और कहता है कि हम यहाँ पर चार्ट बना सकते हैं, जिससे हम यह पता कर सकते हैं कि अभी हमें कहाँ पर जाना है और अब हम कहाँ पर हैं। और इसके बाद वो एयरबोट पर चार्ट बनाना शुरू करता है। चार्ट बनाने के बाद जब उसे अपनी स्थिति का पता चलता है तो वह कहता है कि हमें अपनी बोट को हवा के साथ चलने से रोकना होगा और वह लाइफ जैकेट से उनके पास जो बाकी सामान होता है उससे एक लंगर बनाते हैं, जिससे इनकी एयरबोट एक जगह स्टेबल हो जाएगी और जब ये उसको निकालेंगे तभी उस दिशा में चलना शुरू कर देगी जिस दिशा में हवा चल रही होगी। ऐसा करके वह उस तरफ जा सकते हैं जिस तरफ वह जाना चाहते हैं। यह लंगर बनाकर पानी में डाल देते हैं, जिससे इनकी एयरबोट स्टेबल हो जाती है और इसके बाद वह प्रेयर करते हैं। प्रेयर में जीन कहता है कि हमने जिंदगी में सभी काम अच्छे नहीं करे, लेकिन इस वक्त हमें आपकी मदद की जरूरत है। हैरल्ड प्रेयर में मांगता है कि समुद्र में जितनी भी बोट्स हैं उन सब की रक्षा करना और उन्हीं बोट में से एक बोट हमारी भी है। टोनी कहता है कि मेरे दोस्तों ने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा, लेकिन इस वक्त हमें बारिश की सबसे ज्यादा जरूरत है। आप कृपया करके बारिश करें। लेकिन बारिश नहीं होती। इस बात से टोनी डिसअपॉइंट हो जाता है। जीन कहता है कि ईश्वर को थोड़ा सा वक्त दो और जब ये रात को सब सो रहे होते हैं तभी बारिश होती है, जिससे इनको बहुत राहत मिलती है क्योंकि इनकी पूरी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी थी। अगले दिन ये दिखाया जाता है कि जीन बहुत दिनों से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। हैरल्ड कहता है कि मैंने तुमसे ज्यादा पेशेंस रखने वाला फिशरमैन आज तक नहीं देखा। तुम पिछले 1 हफ्ते से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुमने एक भी मछली नहीं पकड़ी। जीन कहता है कि जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पर एक कहावत है, यू डोंट केयर यू डोंट ईट। जीन अब खुद भी फ्रस्ट्रेट हो चुका है। वह अपनी जेब से चाकू निकालता है। हैरल्ड उससे कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इस चाकू को जेब में रखना, क्योंकि सिर्फ यही चीज हमारे पास है जो इस एयरबोट में छेद कर सकती है। लेकिन जीन उसकी बात नहीं सुनता। वह पानी में मछली का इंतजार करना शुरू कर देता है। जैसे ही उसे पानी में मछली दिखती है वह उस पर वार कर देता है, लेकिन उससे लगता है कि उसकी एयरबोट में चाकू लग चुका है। वह कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने एयरबोट में चाकू मार दिया। हैरल्ड कहता है कि उस चाकू को बाहर मत निकालना, क्योंकि अगर तुमने राफ्ट में से चाकू बाहर निकाल दिया तो पानी राफ्ट के अंदर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हम सब डूब सकते हैं। लेकिन जीन देखता है कि उसने चाकू एक शार्क मछली के बच्चे को मारा होता है। वो उसे खींचकर बोट पर ले आते हैं और उसके बाद वह सब मिलकर उस बच्चे को मार देते हैं और उसके पेट से कई सारे छोटी मछलियां भी निकलती है। इस तरह से पूरे 1 हफ्ते के बाद इन्हें कुछ खाने को मिलता है। इससे ना ही केवल इनको खुशी होती है बल्कि इनकी बॉडी में एनर्जी भी आ जाती है। यहाँ पर जो हैरल्ड होता है वह कहता है कि मैं जब घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी मुझसे बहुत नाराज होगी। वह इन दोनों से भी पूछता है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है, क्योंकि ये सब एक दूसरे को इतना अच्छे से नहीं जानते पर्सनली। टोनी कहता है कि मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन मेरी एक गर्लफ्रेंड है। जीन कहता है कि मेरी ना शादी हुई है और ना ही गर्लफ्रेंड है। अब टोनी जीन को कहता है कि तुम जब वापस जाओगे तो तुम मेरी बहन को डेट कर लेना, वह बहुत खूबसूरत है। अब जब ये तीनों बातें कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारी शार्क इनकी राफ्ट के चारों तरफ घूम रही होती है। दरअसल इन्होंने जो
शार्क के बच्चे को मार के खाया था उसका थोड़ा सा खून पानी में बिखर गया होता है, जिसकी स्मेल से ये सारी शार्क यहाँ पर आ जाती है। लेकिन इनकी किस्मत की वजह से वह शार्क इनकी राफ्ट को कुछ नहीं करती और वापस चली जाती है। दरअसल साउथ पैसिफिक समंदर शार्क मछलियों के लिए जाना जाता है और वह कभी भी इनकी राफ्ट को गिराकर इनको खत्म कर सकती है। लेकिन इस बार इनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है और ये सब बच जाते हैं। हालांकि उन्होंने खाना खा लिया होता है और जो बारिश आई थी उससे इनको पानी भी मिल गया होता है। लेकिन अब जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं ये दोबारा से कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। और एक रात जब जीन पानी के अंदर हाथ डालकर बैठा होता है तभी एक शार्क उसके हाथ पर हमला कर देती है। ये उसकी किस्मत होती है कि उसके हाथ पर ज्यादा चोट नहीं आई होती। अब एक बार जीन को लगता है जैसे सामने आइलैंड हो। वो टोनी को दिखाता है कि वो देखो सामने आइलैंड है। टोनी कहता है कि ये तुम्हारा भ्रम है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इन सबको अजीब अजीब से सपने भी आ रहे होते हैं। और अब ये दिखाया जाता है कि टोनी के हाथ में उसकी गन होती है और तभी जीन उससे धीरे से बोलता है कि ये गन मुझे दे दो और बिल्कुल भी आवाज मत करना। टोनी उसे गन देता है और तभी वह देखता है कि सामने उसकी राफ्ट पर एक पक्षी बैठा होता है और वहीं पर हैरल्ड भी सो रहा होता है। जीन उस पर गोली चलाता है, गोली उस पर लग जाती है लेकिन वह पक्षी समुद्र में गिर जाता है। और जब हैरल्ड देखता है कि इन्होंने एक पक्षी को निशाना बना लिया है वह समुद्र में कूद जाता है उस पक्षी को लाने के लिए। लेकिन जैसे ही वह उस पक्षी तक पहुंचता है वह देखता है कि उसके पीछे एक शार्क होती है। अब इससे पहले कि वो शार्क का खाना बन जाता वह अपनी राफ्ट में आ जाता है और वह शार्क इनकी राफ्ट के नीचे से निकल जाती है। इस तरह से हैरल्ड बच जाता है और इनके पास फिर से एक बार खाना है। 15 दिन में ये दूसरी बार है कि इन्हें कुछ खाने को मिला है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं इसका असर इनके दिमाग पर भी होना शुरू हो जाता है। इन सबको अजीब अजीब सपने आते हैं और अब इन सबको यहाँ पर 20 दिन पूरे हो गए हैं। और अब जब सुबह हैरल्ड उठता है तो वह देखता है कि कोई भी ड्यूटी पर नहीं होता, यानी कि कोई भी हवा का रुख नहीं देख रहा होता। इस बात से हैरल्ड बहुत निराश हो जाता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। वह कहता है कि मैंने तुम्हें ऑर्डर दिए थे लेकिन तुमने मेरे ऑर्डर का पालन नहीं किया। जीन कहते हैं कि यहाँ पर देखने के लिए कुछ है ही नहीं और वैसे भी अब तक हमें आइलैंड पर पहुंच जाना चाहिए था। वो आइलैंड कहाँ पर है? हैरल्ड कहता है कि मेरे दिमाग में एक रफ पिक्चर है। ये सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं रफ पिक्चर? हम है कहाँ पर इस टाइम? जीन कहता है कि तुम्हारी वजह से हमें समुद्र में लैंड करना पड़ा क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चला कि हमारी शिप कहाँ पर है। तुम हमें हमारी शिप से बहुत दूर ले आए थे, इसी वजह से हम आउट ऑफ रेंज हो गए, जिस वजह से हमारी उनसे बात नहीं हो पाई। और अब हैरल्ड भी एक्सेप्ट करता है कि जब ऊपर हवा में थे तो उसे नींद आ गई थी। दरअसल हैरल्ड कुछ सेकंड के लिए सो गया था और जब उसकी आंख खुली तब तक वह बहुत दूर पहुंच चुके थे। वह आउट ऑफ रेंज हो गए थे और उन्हें यह नहीं पता था कि वह कहाँ पर है। और पेट्रोल खत्म होने की वजह से इनको समुद्र में लैंड करना पड़ा और अभी ये तीनों यहाँ पर फंस चुके हैं। यानी कि इस सब के पीछे गलती सिर्फ हैरल्ड की होती है। हैरल्ड को इस बात का बहुत पछतावा भी होता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वह इन दोनों से माफी मांगता है लेकिन अब ये कुछ नहीं कर सकते। जीन अब उस चार्ट को उठाता है जो उसने लाइफ जैकेट के ऊपर बनाया होता है और वो कहता है कि अब यही हमें घर वापस पहुंचा सकता है। और इसी वक्त हैरल्ड को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि हमारे पास जो जूते हैं उसको हम चाकू से काट कर चाकू बना लेते हैं। अब वो जूतों को चाकू से काट कर उनका चाकू बना लेते हैं। अब ये जिस दिशा में जाना चाहते हैं उस दिशा में जा सकेंगे। अब टोनी कहता है कि जो भी सबसे पहले आइलैंड को देखेगा बाकी के 2 बंदे उसे डिनर कराएंगे और वो भी उसकी मनपसंद जगह पर। लेकिन इनकी मंजिल इतनी आसान नहीं होती। कुछ और दिन बीत जाते हैं। आज 30 दिन हो गए हैं और 30 दिन के बाद इनके अंदर बोलने की भी हिम्मत नहीं है क्योंकि इन्होंने लंबे समय से कुछ नहीं खाया और ना ही कुछ पिया है। यानी कि इन्होंने 30 दिन से एक बूंद पानी भी नहीं पी और ये अब हल्के से भी मोटिवेटेड नहीं है। अब उसी रात को बारिश होनी शुरू हो जाती है जिससे इन्हें एक बार फिर से पानी मिल जाता है। लेकिन तभी ये देखते हैं कि बारिश के साथ साथ सामने से एक बहुत बड़ा तूफान भी आ रहा होता है और यह उस तूफान में फंस जाते हैं। इनकी राफ्ट उलट जाती है। टोनी भी गुम हो जाता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। तभी ये देखते हैं कि टोनी भी राफ्ट की दूसरी तरफ होता है। अब ये राफ्ट को सीधा करते हैं और बड़ी मुश्किल से एक एक करके तीनों राफ्ट पर चढ़ जाते हैं और इस तरह से ये भयानक तूफान से बच जाते हैं। अगली सुबह यह दिखाया जाता है कि ये तीनों बुरी तरह से थक चुके हैं और इनके पास जो थोड़ा बहुत भी सामान था वो रात को तूफान के साथ समुद्र में बह गया और इन्होंने भी मान लिया है कि अब ये बचने वाले नहीं है। अब इन्हें अपने घर की याद आ रही होती है। हैरल्ड को अपनी वाइफ की याद आ रही होती है और जीन को टोनी की बहन समुद्र में बैठी हुई दिखती है। दरअसल उसे हेलुसिनेशन होता है। जिस हिसाब से टोनी ने उसे अपनी बहन का डिस्क्रिप्शन दिया था उस हिसाब से वह समुद्र में उसकी इमेज को देखता है और वो टोनी से कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी बहन से प्यार हो गया है। टोनी उससे कहता है कि तुम दोनों
एक ग्रेट कपल बनते। हैरल्ड ये सब सुनकर बहुत दुखी होता है। वह कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये सब इस तरह से एंड होएगा, मुझे माफ करना। दरअसल हैरल्ड अपने आप को इस सब के लिए गुनहगार समझ रहा होता है, लेकिन टोनी तभी बड़ी मुश्किल से बैठता है और वह कहता है कि हम बहुत दूर आ चुके हैं और इस तरह से हार नहीं मान सकते। और इसके बाद वह अपने हाथ से चप्पू चलाना शुरू कर देता है। उसे देखकर ये दोनों भी उठ जाते हैं। वे दोनों भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन चाहे खुद को कितना भी मोटिवेट क्यों ना कर ले, इनके शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती। और 34 दिन के बाद जब ये बिल्कुल बेहाल हो चुके हैं, इनके अंदर बात करने की भी हिम्मत नहीं है। अब उसी हालत में टोनी कहता है, मैंने एक सपना देखा जिसमें मैंने एक बहुत बड़ा खेत देखा। हैरल्ड कहता है कि यह सपना मैं 2-3 बार देख चुका हूँ। इसके बाद हैरल्ड समुद्र का पानी लेकर पीना शुरू कर देता है। दरअसल उसने मान लिया है कि अब ये सब नहीं बचेंगे। और उसी टाइम जीन कहता है कि मुझे सामने कुछ हरा हरा दिख रहा है। और जब ये तीनों देखते हैं तो वो एक आइलैंड होता है। इन तीनों के अंदर एक खुशी, एक एनर्जी आ जाती है, क्योंकि 34 दिन समुद्र में बिताने के बाद बिना कुछ खाए पिए इन्हें आज सफलता मिल गई। इन्हें आज एक छोटा सा आइलैंड दिख ही गया। अभी अपने हाथों से जोर जोर से चप्पू चलाकर उस आइलैंड तक ले जाते हैं और कुछ ही समय के बाद ये तीनों समुद्र के किनारे पड़े होते हैं। 34 दिनों के बाद इन्होंने धरती को छुआ है, जिससे इन्हें बहुत सुकून मिलता है। यही बीच पर कुछ दूरी पर 2 झोपड़े भी होते हैं। ये तीनों उसी की तरफ चल पड़ते हैं और इस तरह से इस मुश्किल सफर को खत्म करके ये तीनों 20 फरवरी 1942 फूका फूका नाम के बीच पर पहुंच जाते हैं। इन तीनों की जान इसलिए बची क्योंकि इन्होंने मुश्किल समय में बिल्कुल भी उम्मीद नहीं छोड़ी। और उम्मीद एक ऐसी चीज होती है जो जिंदगी में आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती है। और इसी उम्मीद से ये तीनों बच गए। और अंत में ये बताया जाता है कि इन्होंने 1000 से भी ज्यादा माइल्स का सफर उस छोटी सी राफ्ट पर किया था। और हैरल्ड को अवार्ड भी दिया क्योंकि उसने बहुत मुश्किल समय में अपने क्रियो को बहुत अच्छे से लीड किया था। टोनी जब पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसने अपना करियर कंटिन्यू रखा और 1986 में जब उसकी मृत्यु हुई, उसकी राख को समुद्र के ऊपर छोड़ दिया गया। जीन ने भी वॉर के दौरान रेडियो मैन का काम किया और सन 1946 में उसने टोनी की बहन फ्रांसिस से शादी कर ली। अब अंत में इन तीनों की एक रियल पिक्चर भी दिखाई जाती है। आपको ये भी बता दें कि इनको IMDb में रेटिंग 6.5 की मिली हुई है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।